गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जैसा कि पहले अभी नोमेनक्लेचर ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स किया है पिछले लेक्चर में, पार्ट 1 में। सो जितने भी ट्यूमर्स हैं, बिनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट हो, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम आज उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने में, या उनके उसमें कैसे आप उसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये बिनाइन है या ये मैलिग्नेंट है, उसकी सारी क्या रेट है। जैसे कि हमने उसको 4 की फैक्टर्स में डिवाइड किया है, लाइक रेट ऑफ ग्रोथ, उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ओके, मोड ऑफ ग्रोथ क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इसके आधार पे। देन डिफ्रेंशिएशन, आई विल टेल यू, अभी मैं बताता हूँ। देन लोकल इन्वेजन, वो कौन सा इन्वेजिव होता है, कौन सा नहीं होता है। एंड मेटास्टेसाइज या मेटास्टेसिस जिसमें होता है, वो कौन सा है और बिनाइन है या लोकल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। जितने भी बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स आर स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स, ओके। जो बिनाइन ट्यूमर होगा वो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। सो बिनाइन ट्यूमर्स, अगर हम बात करें बिनाइन ट्यूमर की, तो बिनाइन ट्यूमर्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्लो ग्रोइंग होंगे, उनका ग्रोथ स्लो होगा। एंड रेदर देन बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होंगे वो क्या होंगे, रैपिड ग्रो करते हैं, रैपिडली ग्रोस। सो जो उनकी ग्रोथ होगी वो रैपिड होगी। लाइक मान लीजिए हमने ये सेल बनाई, दिस इज़ अ नॉर्मल सेल। इसमें अगर नियोप्लास्टिक ग्रोथ हो रही है, सो ये ग्रोथ धीरे धीरे नॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी। बट दूसरी तरफ मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होगा, उसका एक तो ग्रोथ रैपिड होगा, बट सेल्स का साइज वगैरह दिस इज़ इनवेरिएबल, मतलब उनका कोई साइज, शेप एंड साइज नहीं होगा। एंड रैपिड ग्रोज, और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, किन्हीं भी साइड वो जा सकता है। एंड रैपिड, अभी आप इसको समझें कि रैपिडली ग्रोज, और ये क्या करते हैं, बिनाइन ट्यूमर स्लो ग्रोइंग होते हैं। ये स्लो ग्रोइंग होता है, ये रैपिडली ग्रोइंग होता है, रैपिड ग्रो करता है। अब बात आती है कि जो मोड है ग्रोथ का मोड है वो कैसा है। तो बिनाइन ट्यूमर्स ग्रो स्लोली इन अ एक्सपेंसिव मैनर, बहुत एक्सपेंसिव मैनर में रहते हैं। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ग्रो रैपिडली एंड इट्स इन्वेजिव मैनर, यानी ये बढ़ते तो चले जाते हैं। मान लीजिए हम थोड़ा सा नीचे से बनाएं, ये बढ़ते तो चले जा रहे हैं, बट एक कैप्सूल बना लेते हैं और रैपिडली बढ़ रहे हैं, बट ये इन्वेजिव भी हो जाते हैं। यानी कि ये किसी जैसे स्ट्रोमल सेल्स को या वेसल्स को, लिम्फेटिक्स को, या किसी को भी वो इन्वेड करने लगते हैं। और इनका जो मैनर ग्रोथ का होता है वो इन्वेजिव मैनर भी होता है। वो इन्वेजिव मैनर जो ये दूसरे जैसे लिम्फेटिक्स वगैरह को या वेसल्स को, मसल्स को ये इन्वेड करते हैं, यानी इन्वेडिव मैनर होता है, इन्वेजिव मैनर होता है। यानी कि ये रैपिडली ग्रोइंग तो है ही, बट ये इन्वेड करते हुए दूसरे, मतलब जैसे अगर ये पैरेन्काइमल सेल्स है, ओरिजिन तो हुई, बट ये इन्वेजन के थ्रू लिम्फेटिक्स एंड इसमें भी
जाते हैं, तो इसको जो मोड है ग्रोथ का वो बड़ा ही इन्वेजिव है मोड। ओके, देन इसका बोला जाता है कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वेल कैप्सुलेटेड होता है, बिकॉज इसकी ग्रोथ जो है डिफ्रेंशिएटेड है, वेल डिफ्रेंशिएटेड। अभी मैं डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। ये ग्रोथ बिनाइन इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये कैप्सुलेटेड होता है। इसका जो अगर कोई वो बनेगा, मास बनेगा, तो वेल कैप्सुलेटेड होगा अच्छे से, मतलब जो सेल्स होंगी अरेंज्ड होंगी, और ग्रोथ तो हुआ, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ तो हुई, बट ये वेल कैप्सुलेटेड है। ठीक है। तो और लेकिन इसके केस में क्या होता है, देर नो सच टाइप ऑफ डेफिनिट, मतलब ये इसका डायरेक्शन नहीं रहता है। तो ये वैसे भी कैप्सुलेटेड नहीं रहते क्योंकि इनके सेल्स की जो कैप्सूल्स होती हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं, यानी मेम्ब्रेन्स डैमेज हो चुकी होती हैं, और ये इन्वेड करके दूसरे उसमें भी जाते हैं। तो ये मल्टी डायरेक्शनल होते हैं और देर इज़ नो एनी कैप्सूल्स। सो हम ये कह सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स covered by capsule and malignant tumors are not covered by capsule. Okay, malignant tumors not covered. अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे बिनाइन ट्यूमर जो होता है इसका लियोमायोमा जो है, लियोमायोमा ऑफ यूट्रस एक होता है ट्यूमर, जिसको लियोमायोमा बोलेंगे। यूट्रस का ट्यूमर को लियोमायोमा बोलेंगे। लियोमायोमास ऑफ यूट्रस जो ये होता है, ये कैप्सुलेटेड नहीं होता है, ये कैप्सुलेटेड नहीं होता। सो एक ये इसका एक्सेप्शन भी है। और इसी तरह से रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। रीनल सेल कार्सिनोमा जो होगा, रीनल सेल कार्सिनोमा, वो वेल कैप्सुलेटेड होता है। मैलिग्नेंट तो होता है, बट स्यूडो कैप्सुलेटेड मान के चलते हैं, स्यूडो कैप्सुलेटेड होता है, स्यूडो कैप्सुलेटेड। इसको मतलब हम एक तरीके से ये कहें कि कैप्सूल जैसा ही दिखता है, लेकिन कैप्सुलेटेड तो नहीं कहेंगे। तो स्यूडो कैप्सुलेटेड, आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये स्यूडो कैप्सुलेटेड है। ठीक है। सो बिनाइन ट्यूमर्स स्लो ग्रोइंग होते हैं एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। ये इनमें एक कैप्सूल्स का मतलब, जैसे अगर सिस्टिक ग्रोथ हो रही है या पॉलिपस ग्रोथ हो रही है या एडिनोमा बन रहे हैं या आपका पेपिलोमा बन रहा है, तो वो वेल कैप्सुलेटेड होगा। इसमें जितने भी सारकोमास हैं या कार्सिनोमा हैं, ये सारे के सारे एनकैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि कैप्सूल नहीं होता है, न कैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि कैप्सूल्स नहीं बनते और उनकी मेम्ब्रेन्स डैमेज हो चुकी होती हैं। मोस्ट इन्वेजिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स होते हैं, और सारे लिम्फेटिक्स को एंड आपके जितनी मसल्स वगैरह होती हैं या वेसल्स होती हैं, वेसल्स वगैरह सबको इन्वेट करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मोस्ट इन्वेजिव ट्यूमर्स। सो हम अब इसके बारे में जान चुके हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में हमारी डिस्कशंस हो गए। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएशन। अब जैसे डिफ्रेंशिएशन के बारे में एक पहले समझ लें कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो सेल्स है, एम्ब्रियोनिक सेल्स है, जब स्टार्ट होती है बनना, तो जैसी पहली सेल है वैसी ही दूसरी भी रहेगी। जब डिविजन्स होंगे, माइटोटिक डिविजन्स होंगे, तो उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन सब सेम होंगे, उनकी रिलीजेस, उनकी सिक्रीशंस सब सेम होंगे। तो जो भी मतलब उनके वर्किंग वगैरह भी होगी, वो उसको बोलेंगे वेल डिफ्रेंशिएटेड है टू द अदर सेल्स। तो इसको बोलेंगे, जो बेनाइन सेल का वो होगा वेल डिफ्रेंशिएटेड या गुड डिफ्रेंशिएशन होगा, गुड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, वेल एंड गुड डिफ्रेंशिएशन। अब इसके मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में क्या होगा, ये
गुड डिफ्रेंशिएशन के बजाय बैड डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि जो इसकी सेल्स होंगी वो प्लेयोमार्फिक होंगी या कहेंगे इसको हम इनके जो वो होते क्रोमोसोम्स होते हैं ये न्यूक्लियस के, वो बहुत हाईली डेंस्ड होंगे, या सेल साइज कुछ भी होगा, स्ट्रक्चर में कोई कुछ नहीं है, इनके वर्किंग में प्रॉब्लम आएगी। सो ये जब लास्ट में जब ये ग्रो होते हैं या बनते रहते हैं, तो इनकी जो because of invasiveness, because of anaplasia, because of बैड डिफ्रेंशिएशन, ये रिलीज़ करते हैं बैड हार्मोन्स या डिफरेंट हार्मोन्स। अब एक ही जगह के कुछ सेल्स कुछ हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, दूसरी जगह के कुछ कर रहे हैं उसी पार्ट के, तो पता चला कि हमारा जो है पेनक्रियाज इंसुलिन की जगह किसी और हार्मोन को रिलीज़ करने लगेगा। तो इस तरह से बहुत से इन्वेजिवनेस और स्प्रेड्स के थ्रू इनका जो डिफ्रेंशिएशन बोला जाता है, लास्ट जो फंक्शन स्ट्रक्चर जो इनका लास्ट फेट आता है, वो बैड डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है इसको। दिस इज़ कॉल्ड बैड डिफ्रेंशिएटेड। सो जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। वेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब जो उनका फेट है, बाद में सेल्स जो बन रही हैं, आगे चल के जो बनती चली जा रही हैं, दे आर हाईली डिफ्रेंशिएटेड विद बिफोर वाली जो पहले की सेल्स हैं उनसे, यानी कि उनका स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, उनके सिक्रेशन सब सेम होते हैं। इसलिए वो जैसे अगर मदर फादर का अगर बेटा है तो उन्हीं के जैसे कैरेक्टर्स आएंगे, उन्हीं के जैसे उनके सारे रिलीजेस होंगे, तो उन्हीं के जैसे फॉर्मेशंस आएंगे, दिखने में भी वैसे ही लगने लगेगा, सब कुछ होगा। तो एक तरीके से इस तरह से समझें कि वो सेल्स अपना जो बाद में फेट लेके चल रही है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि सेल्स ग्रो तो कर रही हैं बट इन ए मैनर्ड वे, ठीक है। और इधर कोई मैनर नहीं रहेगा, दिस इज़ बैड डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, और इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता ठीक ठाक। तो अब हम इसमें बैड डिफ्रेंशिएशन और गुड डिफ्रेंशिएशन में अगर वो करना चाहें तो बोलते हैं कि डिफाइंड एज एक्सटेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिजेम्बलेंस, जो कि अगर पैरेन्काइमल ट्यूमर्स में स्टार्ट होता है, फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल मतलब बनावट जो होती है, मॉर्फोलॉजिकल resemblance of parenchymal tumors cells of corresponding normal cells, एकदम नॉर्मल होता है, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर्स क्या होंगे? वेल डिफ्रेंशिएटेड, बट मेलिग्नेंट ट्यूमर्स डिफ्रेंशिएशन विल वेरिएबल एंड डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, यानी इनको एनाप्लास्टिक भी बोलेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो एनाप्लास्टिक का मतलब जो अपने उसकी फंक्शनिंग, वर्किंग या स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन तब कहेंगे। अब इसी में कुछ टर्म्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लियोमार्फिज्म। प्लियोमार्फिज्म का क्या मतलब होगा? प्लियोमार्फिज्म का मतलब होगा वेरिएबल साइज, शेप एंड कुछ की कुछ साइज है, स्ट्रक्चर कुछ है, तो इनका कोई शेप एंड साइज नहीं होता इन सेल्स का, तो इनको हमको क्या बोलेंगे? प्लियोमार्फिज्म होता है। अगर एनाप्लास्टिक सेल्स कह रहे हैं हम, एनाप्लेजिया हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? प्लियोमार्फिज्म होगा, यानी कि its mass variation is size and shape of the tumor cell. Tumor cells are often bigger than normal. जो ट्यूमर सेल्स होती हैं थोड़ा सा बड़ी होती हैं नॉर्मल से, ठीक है, बट इन सम ट्यूमर्स दे आर कैन बी नॉर्मल साइज और स्मॉलर देन द नॉर्मल। कभी कभी छोटी भी होती हैं साइज में और कभी कभी बड़ी भी होती हैं या सेम होती हैं, बराबर होती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड प्लियोमार्फिज्म, मतलब कोई शेप एंड साइज इसका नहीं होता, दिस इज़ कॉल्ड प्लियोमार्फिज्म।
अच्छा, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक चेंजेस होते हैं जो एबनॉर्मल न्यूक्लियस इसका वो इसको बोलेंगे एनिसो एंस एन आइसो न्यूक्लियोसिस एन आइसो न्यूक्ली अरे यार पेन नहीं चल रहा है न्यूक्लियोसिस एन आइसो न्यूक्लियोसिस। अब ये वर्ड कैसे होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सेल है, उसका जो न्यूक्लियस और सेल का पूरा रेशियो होता है, जनरली क्या होता है कि जो वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं या नॉर्मल सेल्स हैं, उनका न्यूक्लियस प्रभावित नहीं होता और उनका रेशियो होता है 1:5, 1:4 या 1:6. So this is normal. Okay, this is normal. ये नॉर्मल सेल का रेशियो होता है न्यूक्लियस एंड उसका। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है मैलिग्नेंसी में, मैलिग्नेंट सेल्स में, इनका जो सेल का साइज़ है और न्यूक्लियस का साइज़ है लगभग एक हो जाता है, यानी सेल और न्यूक्लियस का साइज़ 1:1 हो जाता है। ओके, 1:1 हो जाता है। तो सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म of nuclei too show variation in size and shape in malignant tumor cells. तो इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो बिगड़ जाता है, यानी कि बिकॉज ऑफ हाइपरक्रोमेटिन हो जाए, हाइपरक्रोमेटिन वो न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी कि ये हाईली डेंस न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी कि सिंथेसाइजेशन ऑफ डीएनए और बहुत हैवी हो जाएंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स बहुत हैवी हो जाएंगे। सो ये हाइपरक्रोमेटिक भी हो जाते हैं। तो जनरली द न्यूक्लियाई ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स आर एनलार्ज्ड डिसअप्रोप्रिएट टू द सेल साइज, ठीक है। सो दैट जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 1:5 के बजाय 1:1 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एनाइसोस न्यूक्लियोसिस। ओके, अब इसमें कुछ और बातें भी हैं। अगर एनाप्लास्टिक सेल्स है तो इसमें एबनॉर्मल माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस जैसे नॉर्मली क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, जब उसमें वो होता है, डिवीज़न होता है, तो स्पिंडल्स 2 पोलर होते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स के उसमें 2 उसमें डिवाइड होने का होता है। बट इसमें क्या होता है, ये इसको बोलेंगे हम लोग बाईपोलर। ओके, बाईपोलर माइटोसिस होती है। तो इसमें एबनॉर्मल माइटोसिस होने की वजह से ये ट्राईपोलर भी हो सकता है, क्वाड्रीपोलर भी हो सकता है, क्वाड्रीपोलर, मल्टीपोलर हो सकता है, मल्टीपोलर। सो इसको बोलेंगे लॉस ऑफ पोलैरिटी। जो पोलैरिटी मतलब इसका क्या होगा कि किसी भी तरीके के किसी भी डायरेक्शन में या जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ट्राईपोलर भी हो सकते हैं, क्वाड्रीपोलर भी हो सकते हैं, मल्टीपोलर भी हो सकते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्यूमर जायंट सेल्स कंटेनिंग द सिंगल लार्ज बिजारे न्यूक्लियस। एक तो ये हो गया, बड़ा न्यूक्लियस हो जाएगा, possessing न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजेसेंट ट्यूमर सेल्स, जो कि ट्यूमर सेल का, मैलिग्नेंट सेल को वो हमें बताने लगेंगे, यानी कि ये मैलिग्नेंट सेल है। आप जब इसका माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा दिखेगा, हाइपरक्रोमेटिक दिखेगा, और
उसमें जो डिविजन्स होंगे वो ट्राइपोलर होंगे, क्वाड्रिपोलर होंगे, मल्टीपोलर, मतलब लॉस ऑफ पोलैरिटी होगी। ओके, सो ये एक तरीके का क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम है मैलिग्नेंट सेल के साथ। अब दूसरा आता है एक और कहते हैं मोनोक्लोनैलिटी होती है, मोनोक्लोनैलिटी, यानी कि जिस सेल से वो, जैसे मान लीजिए कि ये सेल्स हैं तो अब ये एक डिविजन्स हो रहे हैं, बट ये एक सेल ही है और सब तो अपना बनाते गए और यहीं रुक गए, 10 पे हो गए, ठीक है। बट ये क्या करेगा, ये एबनॉर्मली ग्रोथ करता चला जाएगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। जैसे ये यहाँ रुक गया, ठीक है, ये रुक गया, बट ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यानी ये मोनोक्लोनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही सेल से डिवाइड होते चले जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मोनोक्लोनैलिटी, और ये मोनोक्लोनल होते हैं। अब आती है बात इन्वेजन्स की, ठीक है। आपने इसमें पढ़ लिया कि जो डिफ्रेंशिएशन का मतलब या एनाप्लेजिया, तो उसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड बिनाइन सेल्स हैं, बैडली डिफ्रेंशिएटेड जो होती हैं आपकी ये मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं। प्लियोमार्फिज्म होता है आपके इसमें, यानी कि कई तरह की सेल साइज होते हैं, स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, या इनमें न्यूक्लियर साइज जो होता है 1:1 हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपरक्रोमेटिन एंड सेल साइज, वो न्यूक्लियर साइज बहुत ज़्यादा हैवीली बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सिंथेसाइजेशन, डीएनए सिंथेसाइजेशन होता है, एबनॉर्मल माइटोसिस हो जाती है। तो माइटोसिस में जैसे ट्राइपोलर भी हो जाएंगे, क्वाड्रिपोलर भी हो जाएंगे, मल्टीपोलर भी हो जाएंगे, पोलैरिटी लॉस हो रही है, और मोनोक्लोनैलिटी तो होती ही है जब मोनोक्लोनल सेल्स जो होते हैं यानी डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज डिफ्रेंशिएशन। अब आते हैं बात लोकल इन्वेजन की। लोकल इन्वेजन, बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं, जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर कभी इन्वेड नहीं करते, ठीक है। सॉरी, जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं नेवर इन्वेड, ये इन्वेजिव नहीं होते, यानी इन्वेजिव नेचर के नहीं होते हैं। सो बिनाइन ट्यूमर्स डोंट इन्वेड। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होंगे, ट्यूमर्स बहुत से ऐसे प्रोटियोलाइटिक ये इन्वेजिव होते हैं, इन्वेजिव बहुत से ऐसे प्रोटीलेटिक एंजाइम्स या ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स निकालते हैं, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को वो इन्वेड करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, वेन्स को लिम्फेटिक्स को कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रेजिस्ट तो करते हैं इन्वेजन को, बट कभी कभी क्या होता है कि वो इन्वेड भी कर जाते हैं, यानी कि जो इलास्टिन होता है इसका, आर्टरीज का, कोलेजन, कार्टिलेज, बट वो इन्वेजन के थ्रू इन्वेड कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब इन्वेजन जो होता है, जैसे अगर डायरेक्ट इन्वेजन हो रहा है तो इन सबको ये डायरेक्टली स्ट्रोमल सेल्स को, बगल की जो जैसे पैरेन्काइमल सेल्स हैं,
पैरेन्काइमल सेल्स हैं, उसकी बगल की जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, स्ट्रोमल सेल्स या जो बोलेंगे कि मेसेनकाइमल सेल्स वगैरह, उनको इन्वेट करने लगता है। तो मोस्ट बिनाइन ट्यूमर्स फॉर्म, मैंने क्या बोला था, कैप्सुलेटेड हो जाती हैं, ठीक है। उनका एक कैप्सूल बनता है, कैप्सुलेटेड हो जाती हैं, सर्कमस्क्राइब्ड हो जाती है, मास एंड एक्सपेंड द पुश एसाइड। अगर ये किसी भी मतलब जगह पे है, मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, बेनाइन ही है, बट वो कई बार क्या करता है, पुश करता है अदर ऑर्गन्स को, और मे बी प्रोड्यूस करता है एक्रोमेगैली वगैरह। तो बट हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वेजिव तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे मतलब जो बगल के ऑर्गन हैं उसको पुश कर सकता है। तो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को इन्वेड बिना किए हुए भी पुश कर सकता है। तो इसमें मेटास्टेसिस नहीं होगी, मेटास्टेसाइजिंग नहीं होगी, लेकिन ये पुश कर सकता है। और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑल्सो एनलार्ज बाय द एक्सपेंशन, खूब एक्सपेंशन हो जाएगा। एंड सम वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स में बी पार्शली एनकैप्सुलेटेड एज वेल एज, जैसे कुछ इसमें भी होते हैं जो कि थोड़ा सा कैप्सुलेटेड भी होते हैं, फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड जिनको बोलेंगे। बट कैरेक्टरिस्टिकली क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर और वो कैसे अलग होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, तीन मेन आपके वो हैं, जैसे इन्वेजिवनेस की वजह से अलग हो जाएंगे, बिनाइन ट्यूमर्स इन्वेजिव नहीं होंगे। इन्फिल्ट्रेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन मतलब इन्फिल्ट्रेट करेंगे दूसरे उस पर, एंड डिस्ट्रक्शन करेंगे, यानी डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं। सो ये जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो इन्वेजिव होंगे, इन्फिल्ट्रेटिव होंगे एंड डिस्ट्रक्टिव होंगे, ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, ये टिश्यू स्पेसेस में भी चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि टिश्यू स्पेसेस या लिम्फेटिक्स में मैंने बता ही दिया आपको, ब्लड वेसल्स में बता ही दिया, ये पेरीन्यूरल स्पेसेस में भी जाते हैं, पेरीन्यूरल स्पेसेस, जितनी आपकी कैविटीज़ होती हैं, है ना, कैविटीज़ में भी के थ्रू ये इन्वेट कर जाते हैं। जैसे अगर जो स्टमक की ओमेंटल उसमें कोई ट्यूमर है, तो कई बार क्या होता है कि वो ये कैविटी के थ्रू, यानी पेराइटल कैविटी के थ्रू वो उसमें क्या कहते हैं आपके यूट्रस की भी उसमें जा कर के कुछ ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स या कुछ सिस्टिक ग्रोथ वगैरह भी ला सकते हैं, जो कि वहाँ का ट्यूमर होता है और वो चला जाता है मेटास्टेसाइज होकर के यूट्रस में, ठीक है। सो इनको बोलेंगे हम ये जो परमिएशन होता है वो बाय द फोरामिना, भी न्यूट्रिएंट फोरामिना भी होता है, न्यूट्रिएंट फोरामिनाज के भी थ्रू होता है। सो कुल मिला के आप ये समझें कि ये जितनी कैविटीज़ हैं, टिश्यू स्पेसेस हैं, पेरिनेल स्पेसेस हैं, न्यूट्रिएंट फोरामिनाज हैं, वेन्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, सबके थ्रू ये इन्वेट होकर के ये डिस्टेंट मतलब उसमें अपना डायरेक्ट स्प्रेड कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इन्वेजन। अब आती है बात मेटास्टेसिस की। सो मेटास्टेसिस का ये होता है कि जो मान लीजिए कि यहाँ प्राइमरी सेल है वो किसी और सेकेंडरी साइट पे जा कर के वही प्राइमरी सेल की ग्रोथ कर देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? मेटास्टेसिस इज डिफाइंड एज ए स्प्रेड ऑफ ट्यूमर बाय इन्वेजन इन सच अ वे that discontinuous secondary tumor mass are defined at the site of lodgement, ठीक है। मतलब जहाँ पर जाएगा वहाँ पर वो स्टार्ट कर देगा अपना
growth. So metastasis and invasiveness are two most important features of distinguished malignant benign tumor. So हम जब किसी भी बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की वो करते हैं तो मेटास्टेसिस और इन्वेजिवनेस के आधार पे ही उसको अलग कर लेते हैं. सो बिनाइन ट्यूमर के बारे में बोला गया है, benign tumor do not metastasize while all malignant tumors with exception भी है कुछ उसमें. एक्सेप्शन मतलब बिनाइन ट्यूमर के उसमें है ग्लायोमा. थोड़ा सा ये क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो है था बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन, ये मेटास्टेसिस कर सकता है. ये इसमें जो है कार्सिनोमा ऑफ स्किन में भी मेटास्टेसाइज करता है. बट ये एक वो है, एक्सेप्शन है स्किन कार्सिनोमा. सो मेटास्टेसिस भी होता है. तो मेटास्टेसिस जो होती है इसकी और इन्वेजिवनेस, यही दो चीज़ें जो उसको अलग कर देती हैं बिनाइन से और मैलिग्नेंट से. क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो गुड डिफ्रेंशिएशन हो गया, बैड डिफ्रेंशिएशन हो गया, आप उसमें अंतर पता करते हो तो ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो हो रही, सब कुछ हो रहा है, ओवर ग्रोथ हो रहा है और स्पीड भले स्लो है लेकिन ग्रोथ तो हो रहा है, कैप्सुलेटेड है, ये एनकैप्सुलेटेड है, सब कुछ है. बट इसका जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पर आता है कि लोकली इन्वेजिव हो जाते हैं, ये स्ट्रोमल सेल्स वगैरह को इन्वेज करने लगते हैं, मेटास्टेसाइज होता है, एक सेल दूसरी सेल साइड पे चला जाएगा, वहाँ पर वो अपना रूप बदल करके अपने सेल का साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ चेंज करके उसके सिक्रेशंस को चेंज करके, यानी सिक्रेशंस भी अलग निकलने लगते हैं, तो मेटास्टेसाइज कर देगा पूरे एरिया को. और ये हाईली स्प्रेड मतलब करते हैं पूरे बॉडी में किसी भी जगह जा कर के, यानी कि लिम्फेटिक्स के थ्रू या हेमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू ये जाके स्प्रेड होते हैं. तो इसीलिए ये हाईली डेडली भी होते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. कुछ अगर कन्फ्यूज़न होता है तो बाद में डिस्कस करते हैं, और ऑफलाइन क्लास जब होती है तो इस पर और अच्छे से डिस्कशन होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ benign and malignant tumor.